जस्ट की जो खुशी का क्वेश्चन था, ये टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जो थर्ड पॉइंट है, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। और इसके लास्ट में जो ये लिखा है, इफ द एक्सेप्टेंस बियर्स अ डेट, इट विल प्राइमा फेसी बी टेकन एज एविडेंस ऑफ द डेट ऑन विच इट वाज मेड। यस का इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट्स योर नेम? आकाश, बैठ जाओ। किस एनीबॉडी अगर समझ में आया तो बोलो, पढ़ के समझ में आ रहा है तो अभी बताओ, नहीं तो आई विल टेल यू। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टाइम होता है कि इश्यू के बाद मैच्योरिटी के पहले एक्सेप्ट करने का। ठीक है, ये तो उसको भी समझ में आया। लास्ट पॉइंट का मतलब बताओ श्रेयश। इसी में जो लास्ट लाइन है, इफ द एक्सेप्टेंस बियर्स डेट, संजलि आपको समझ में आया होगा मुझे लग रहा है, आप बताइए। खुशी is asking what is the meaning of this last line? Yeah, last. Yes. This presumption only applies when the acceptance is not dated. ये भी छोड़ दो, इसके बाद का। If the acceptance bears a date, it will prima facie be taken as evidence of the date on which it was made. Ma'am, the acceptance आपने बताया था कि bears a date. मैम bears का मीनिंग आपने उस टाइम क्या बताया? bears मतलब कैरी करना। If it bears it, if it doesn't bear it, होगा वो prima facie यानी at the first view में उस एविडेंस को जिस डेट पे वो मेड बनाया गया होगा उस डेट को एविडेंस के रूप में वो लिया जाएगा एट द फर्स्ट व्यू। ठीक है, मैं एक बार समझाती हूँ फिर से, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन सबको बच गया था इसमें। मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। पहले कैमरा ऑन करो, अंकित, महिमा, एवरीबॉडी, ठीक है ना? मेघा, निकिता, दिव्या, किसी का भी ऑन नहीं है? मैम मैम एक्सेप्टेंस के डेट को ही फर्स्ट एविडेंस माना जा रहा है इसमें। सिंपल है यार, मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोला था पोस्ट डेटेड चेक का मतलब, मैंने इसी पॉइंट को समझाते हुए समझाया था कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। जैसे मैंने आज कितनी तारीख है? आज 19th है ना, 19 नवंबर है, पर मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं है। सिंपल, पहले मतलब समझ लो। मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में 25 तारीख को पैसा होगा। मैंने यही एग्जाम्पल एक्जैक्टली आप लोगों को बताया था। तो मैंने कब का डेट दिया? 25 तारीख का डेट दिया, राइट? उस चेक की बात कर लेते हैं अभी, बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ो अभी। 25 का डेट दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कभी भी एक्सेप्ट, जब भी हम चेक को प्रेजेंट करेंगे तो बैंकर ये नहीं प्रिज्यूम करेगा कि इट इज ड्रॉन ऑन 19th ऑफ नवंबर। ही विल प्राइमा फेसी, यानी देखते ही वो पहले यही समझेगा कि जिस डेट वो कैरी कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसी डेट को उसको ड्रॉ किया गया। यानी अगर 25 डाला है नवंबर का, तो वो 25 को ही ड्रॉ किया गया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी भी आया? जो डेट इंस्ट्रूमेंट पर मेंशन है, दैट डेट विल बी रिगार्डेड एज द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पहले अगर आप लेके जाते हैं 25 से पहले वो चेक बैंक में, तो बैंक आपको सीधा भगा देगी, अभी इसका डेट नहीं आना यहाँ से। 25 के बाद 3 महीने के अंदर आप कभी भी जाए और विड्रॉ कर सके। 25 को भी विड्रॉ कर सकते हैं, 3 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। अब पूरा का इस पूरे लाइन का मतलब समझते, पूरे पॉइंट का। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगर उस बिल में या अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट अभी समझो कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर डेट नहीं मेंशन है तो एक्सेप्टेंस कब होगा? डेट इज नॉट मेंशन्ड। तो बनाने और मैच्योर होने के बीच के कोई भी एक रीजनेबल पीरियड को हम रीजनेबल टाइम, ठीक है ना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, जो भी एक डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसके बीच का एक रीजनेबल टाइम हो जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट? बट इफ डेट ऑफ, अभी इसीलिए लिखा था दिस प्रिजम्पशंस ओनली अप्लाइज व्हेन द एक्सेप्टेंस इज नॉट डेटेड। जब डेट नहीं लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे, तब कोई रीजनेबल टाइम पे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब डेट कैरी कर रहा है वो, तो उसी डेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर
पहले से पोस्ट डेटेड है, मान लो आगे का डेट हमने डाल दिया है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, तो जो दूसरा पार्टी है जिसको पे करना, वो क्या समझेगी कि जिस डेट, जो डेट उस पे कैरी हो रहा है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन है डेट, उसी डेट को उसको ड्रॉ किया गया है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, किसी और को कंफ्यूजन अभी समझ में आया? श्रेयस यस मैम। समझ में आया ना? डेट कैरी होने का मतलब है कि उस डेट को उसको दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी चेक का, कि कभी भी कोई सा भी डेट डाले, हम आज के डेट में आपको लिख कर देते हैं, ठीक है ना। हमने आपसे 1 लाख रुपए उधारी ली और आपको 25-25 हजार का 4 पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम इस महीने में लगा लेना और निकाल लेना। तो उससे क्या हो गया, आपके पास एक एश्योरेंस मिला कि मेरे पास चेक है और मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, 25-25 हजार करके 4 इंस्टॉलमेंट में मैं ले लूंगा। तो पोस्ट डेटेड चेक इज लाइक ए प्रॉमिस कि आपको उस डेट को ये पेमेंट मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन बैंक के लिए वो चेक कब ड्रॉ हुआ है? उस डेट को, जो डेट हमने उस चेक पे डाला है। क्लियर? अलग अलग 3-3 महीने के बाद का मैं चेक दूंगी ना तुम्हें, तो एक दे दिया जुलाई का, एक दे दिया अक्टूबर का, एक दे दिया दिसंबर का, एक दे दिया उसके बाद जनवरी फरवरी का। तो वैलिडिटी भी सबकी 3-3 महीने तक की बढ़ती जाएगी। जो डेट मैंने चारों चेक अभी दिया आपको, लेकिन अगर आज के ही डेट का चारों चेक दे दूंगी तो चारों एक साथ स्टेल हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, 3-3 महीने का गैप देकर के आपको चेक दिया, 4-4 महीने का गैप देकर के चेक दिया, ताकि आप उस टाइम पे विड्रॉ कर सकते। तो पोस्ट डेटेड भी हो गया, आपका काम भी हो गया, आपके जिसने उधार दिया उसके पास एक्चुअली एक तरह का प्रूफ है कि हाँ पोस्ट डेटेड चेक है। अगर पेमेंट नहीं भी मिला तो मैं दिखा दूंगा कोर्ट में कि देखिए इसने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दिया था ऑन बिहाफ ऑफ माई क्रेडिट, ठीक है, और मुझे अब ये इन कैश नहीं हो रहा है, तो वो डिसऑनर का केस चलेगा उस पे। समझ में आया? खुशी समझ में आई ये बात? क्लियर हो गई? ठीक है। टाइम ऑफ ट्रांसफर हम लोगों ने किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, हम यहाँ तक हो गया था। ओके। प्रॉमिसरी नोट हो चुका था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ओके, यस करेक्ट, हम प्रॉमिसरी नोट शुरू कर चुके थे। वेरी गुड। तो प्रॉमिसरी नोट आप समझ में आया? मैंने आपको बोला था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। इट इज ए प्रॉमिस, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे ऑन सर्टेन डेट बाय द मेकर टू द पे, राइट। ये प्रॉमिस है। ओके, मैंने ये भी बताया था कि बैंक करेंसी को क्यों नहीं हम प्रॉमिसरी नोट बोलते, दैट आल्सो बियर्स द स्टेटमेंट दैट आई प्रॉमिस टू पे बियरर सो एंड सो मनी, लेकिन उस पे सिर्फ एक आदमी का सिग्नेचर होता है, वो रिजर्व है सिर्फ आरबीआई गवर्नर के लिए, वही उसमें साइन कर सकते हैं। इसीलिए एवरीबडी कैन नॉट इशू प्रॉमिसरी नोट, जबकि अदरवाइज प्रॉमिसरी नोट इजीली ट्रांसफरेबल होता है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है, कोई भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, इसीलिए उसको एक्सक्लूड किया गया है प्रॉमिसरी नोट से। ठीक है ना? टू पार्टी मेकर पे ही क्लियर है? इसमें 2 पार्टीज होते हैं, मेकर एंड पे। जिसको लेना होता है वो पे, और जो ड्रॉ करता है उसको मेकर बोलते हैं। अब नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स, एन इंस्ट्रूमेंट टू बी ए प्रॉमिसरी नोट, क्या 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 उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? ठीक है, फर्स्ट राइटिंग, ठीक है ना। प्रॉमिसरी नोट है लेकिन ओरल प्रॉमिस विल नॉट कंसीडर्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट। क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए इसको। अच्छा, राइटिंग किसी भी चीज से हो सकता है, पेंसिल से, इंक से, कलम से, प्रिंटेड, लेकिन वो किसी पे से चेंज सकता है। लेकिन पेंसिल से देने में क्या है प्रॉब्लम? मिटा करके हम उसको अमाउंट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, तो बहुत रिस्की हो जाएगा पेमेंट करने वाले के लिए। इसीलिए कहा यह जाता है कि आप पेंसिल से मत ड्रॉ करिए, क्योंकि ये इरेजेबल है, ये डिलीट हो सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन राइटिंग में लिखना एसेंशियल है, आप कैसे भी लिखिए, ये नहीं एसेंशियल है। समझ में आया? समझ में आया? It must be certainly an express promise or clear understanding to pay, यानी कि साफ साफ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि I will pay you, right? कुछ उसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। There must be an express undertaking, undertaking मतलब प्रॉमिस, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ये पे करूंगा, that's it। कुछ और उसमें क्लॉजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ हो मिस्टर बी I owe you, यानी I owe you certain things, यानी मैंने आपका लिया हुआ है, ठीक है ना, मैं आपका पॉजेस करता हूं, तो I owe you your, yes sir, I owe your 500 rupees, right? तो क्या हुआ?
इसका क्या कोई ये है प्रॉमिस है क्या कि इसमें ये है कि आई ओ योर 500 रुपीज, ठीक है ना, लेकिन कोई प्रॉमिस है कि व्हेन आई एम गोइंग टू पे दिस? नो, सो इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। ये बोल रहा है कि मैंने आपका रखा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको पे भी करूंगा, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। ऐसे अगर लिखा हो प्रॉमिसरी नोट तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। उसी तरह आई एम लायबल टू पे यू ₹500, मैं आपको 500 देने के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन दे नहीं रहा हूं, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग टू पे यू, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि मैंने कहा था साफ साफ एकदम क्लियर होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे दिस एंड दिस थिंग, राइट, इतना साफ होना चाहिए। ये भी एक्सेप्टेंस है कि आई हैव टेकन योर 500 रुपीज, लेकिन प्रॉमिस नहीं आई विल पे यू, राइट। एंड द लास्ट वन, आई हैव टेकन from you ₹100, whenever you ask for it I will pay you। What does it mean? कि मैंने एक कंडीशन लगा, जब तुम मांगोगे तब दूंगा। क्यों दूंगा? तुम अभी मेरे से ले रहे हो, प्रॉमिस दो कि मैं तुम्हें बिना मांगे दूंगा इस डेट को, ठीक है। तो ये भी कंडीशनल हो गया, इसीलिए these 3 lines और such promissory notes are not valid promissory note। क्लियर? यस मैम। इस तरह का प्रॉमिसरी नोट अगर आपको कोई देता है तो समझिए कि वो आपको उल्लू बना रहा है, आपको ठगने के फिराक में, ये सही प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो क्या होना चाहिए? नाउ इस तरह से होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट को, लाइक आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। क्या है? मैं ए बी को प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू 500 रुपीज either directly to you or on your order। यानी तुम किसी को अगर और को भेजोगे प्रेजेंट करने के लिए और बोलोगे इसको पे कर दीजिए, तो मैं उसको पे कर दूंगा। ये क्लियर है? इसमें कभी कोई कंडीशन नहीं है। ये भी नहीं बोल रहा है कि मैंने लिया है, ये बोल रहा है कि मैं आपको दूंगा, राइट, आपको दूंगा या आपके ऑर्डर पे किसी और को दूंगा। समझ में आया? सेकेंड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000, यानी मैं एक्नॉलेज करता हूं, यानी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इस चीज को अप्रूवल कर दे रहा हूं कि मैंने बी का 1000 रुपया लिया है, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, यानी जब भी मेरे पास उसका आएगा, वो प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, मैं जितना वैल्यू लिया हुआ हूं वो वापस कर दूंगा। टू बी पेड ऑन डिमांड, अब ऑन डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हेन इट कम्स फॉर द प्रेजेंटमेंट, ठीक है, मैंने तुमसे लिया हुआ है और जब भी आप वो डॉक्यूमेंट मुझे प्रेजेंट करेंगे या वो चेक प्रेजेंट करेंगे, आई विल पे यू। सॉरी, मींस मैम जब मैच्योरिटी डेट आएगा तब ना। ठीक, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि चेक है और चेक पे डेट है। अगर मैंने तुम्हारा 1000 रुपया लिया हुआ तो आई विल पे यू थ्रू चेक आल्सो, ठीक है खुशी? लेकिन yes, मैंने तुम्हें चेक दे दिया, अब वो चेक देने का मतलब मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। कैश तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम आप उसको प्रेजेंट करोगे बैंक में, है ना? यस मैम। तो ये प्रेजेंट करने का मतलब होता है ऑन डिमांड, राइट। मैंने आपको दे दिया, whenever you present me this promissory note I will pay you। obviously the date of payment or the date of maturity, before the date of maturity आपको वो पेमेंट ले लेना है। तो कब पे करना, ये तो उस पर लिखा ही रहेगा कि किस डेट को मैं आपको पे करूंगा। लेकिन ये भी एक सही तरीका है कि मैंने आपका 1000 रुपया लिया है और जब कभी भी आप प्रेजेंट करेंगे प्रॉमिसरी नोट आई विल पे यू। जब कभी का मतलब होता है जो डेट उस पर मेंशन है उस बीच में, ठीक है? या चलो ये भी आ गया तुम्हारे क्लास में, मुबारक हो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मुझे मालूम है, इसको सर ने भी लगाया नहीं है। इधर लगाओ कहीं पे, इसको कहाँ लगा सकते हैं? रहने दो, सर खुद करें। एक पॉइंट को कहीं कनेक्ट करना होता है। अभी आ रही है? वो बड़ा सा वायर आ गया, आ रही है आवाज? ओके, सो यहाँ क्या है? आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, यानी मैं ये अप्रूवल देता हूँ कि मैंने 1000 रुपया लिया है और जब कभी मुझे डिमांड के लिए प्रेजेंट किया जाएगा आई विल पे यू द वैल्यू रिसीव। जितना भी मैंने वैल्यू लिया है वो मैं आपको पे बैक कर दूंगा। समझ में आया ये पॉइंट? खुशी समझ में आया कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही ये प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि टाइम ऑफ पेमेंट हमको मालूम है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है अभी तुरंत।
तीनों ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, राइट? वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मैं आपको आपके नौकरी लगने के बाद दूंगा, आपकी बेटी की शादी में ये वापस करूंगा, या आप कहीं विदेश जाने लगेंगे तब मैं पे करूंगा। ये सब अगर है ना कि ठीक है अभी आप मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए, जब आप विदेश जाने लगेंगे तो मैं आपको पे कर दूंगा, या जब आपकी बेटी की शादी होगी मैं आपको दे दूंगा, नहीं। दीज आर व्हाट? These are conditions, and such conditional promise तो पहले से ही तुम्हारे नियत को बता रहा है कि तुम्हारे देने का मन नहीं, तभी तुम conditions लगा रहे हो, right? तो promise can never be conditional. Conditional undertaking destroys the negotiable character of an. जैसे ही कंडीशन हो गया वैसे ही क्या हो गया, जो मेन पर्पस है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इजिली ट्रांसफरेबल अनकंडीशनल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, अनकंडीशनल रह नहीं गया, तो आप ये क्या होगा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम आउटसाइड कंटिंजेंसी और इवेंट, इट मस्ट बी पेएबल एब्सोल्युटली, यानी कि पूरा का पूरा पेमेंट आपको एक साथ करना है, या फिर अगर आपने इंस्टॉलमेंट में कहा है तो इंस्टॉलमेंट में करना है, राइट? जैसे चेक के थ्रू हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, लेकिन पूरा एब्सोल्यूट होगा, यानी पूर्ण होगा, कोई कंडीशंस नहीं होगा उसमें, ठीक है? ओके मैम। प्रॉमिस टू पे किसी भी आउटसाइड कंटिंजेंसी या आउटसाइड फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। द प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करेगा? ऑब्वियसली मैं प्रॉमिस कर रही हूं तो मैं ही साइन करूंगा। द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर इवन इफ इट हैज बीन रिटन बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज करो कि जो प्रॉमिस जो ले रहा है लोन वो अनपढ़ है, ठीक है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बोलेगा कि आप लिख दीजिए, मैं नीचे अंगूठा लगा दूंगा, राइट? या फिर सिर्फ अपना सिग्नेचर जानता हूं मैं साइन कर दूंगा। इतना भर से भी वो प्रॉमिसरी नोट क्या हो जाएगा? वैलिड प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। लेकिन सिग्नेचर या थंब स्टैम्प होना जरूरी है। प्रिंटिंग करवा लीजिए, आप किसी और से लिखवा लीजिए, रिटन होना चाहिए। कोई भी लिख सकता है, लेकिन सिग्नेचर सिर्फ मेकर कर सकता है, राइट? सिग्नेचर सिर्फ मेकर करेगा। इन इट कैन बी एनीवेयर, बी इट ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम। इन केस ऑफ द मेकर इज इलिटरेट, थंब इंप्रेशन इज सफिशिएंट। जो मैंने आपको बताया कि अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो थंब इंप्रेशन चलेगा। अगर वो बहुत कम पढ़ा लिखा है कि सिग्नेचर ही कर सकता है, या फिर बहुत बिजी आदमी, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत बिजी, उसको एक एक प्रॉमिसरी नोट खुद से राइट अप कर देगा, टाइम नहीं है, तो कोई भी लिखता है, कोई भी प्रिंट करता है, he will undertake that particular promissory note by signing that thing. वो सिग्नेचर भी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे चेक पे एक प्लेस होता है खास, वैसे नहीं, आप यू कैन साइन एनीवेयर, टॉप पे हो सकता है, बॉटम पे हो सकता है, सिग्नेचर होना चाहिए, क्लियर? या थंब इंप्रेशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सम ऑफ मनी, यानी कि ये जो मनी होगा देने वाला वो क्या होगा? एक एग्जैक्ट अमाउंट होगा। 500, 5000, 50,000, 55,000, 1,25,000, जो भी है एग्जैक्ट अमाउंट है ना। ये नहीं 1 लाख एंड लमसम, नहीं, ऐसे हो सकता है 1 लाख और कुछ रुपया मुझे आपको देना है, प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख एंड सम अदर एंड मोर, ठीक? ऐसे नहीं कर सकते, सम लैक्स एंड मोर, सम लैक्स एंड लमसम, या एक डिफिनिट क्या होना चाहिए? डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, जो भी है, ठीक है ना? 3,75,000, 3,72,000, 3,72,500, whatever be the amount, that should be fixed amount. आप उसको लमसम पे नहीं लिख सकते हैं। The amount to be paid must be certain, must be fixed, otherwise instrument is not valid. For example, एक मिनट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख के दिया है, क्योंकि अभी तो पढ़ाते समय आप समझ जाएंगे, लेकिन बाद में समझने के लिए भी आपके पास वो रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। X promises to pay Y ₹500 and all other sums which become due, यानी X प्रॉमिस कर रहा है Y को कि मैं आपको कितना दूंगा? 500 दूंगा, एंड ऑल अदर सम्स, और भी कुछ पैसे जो आपका बाकी होगा। वैलिड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट। अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। अच्छा, इसको हम लोग बाद में, ये तो समझ में आ गया 5th पॉइंट, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली जो प्रॉमिसरी वैलिड है या इनवैलिड?
तुम बताओ, समझ में आया तो तुम बताओ। मैम मुझे तो लग रहा है कि इनवैलिड मैम। क्यों लग रहा है इनवैलिड? क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट नहीं है जो कि ड्यू अमाउंट है। करेक्ट, ये 500 एंड अदर सम्स लिखा है ना, 500 एंड अदर कितना, 500 तो अदर कितना, 500 और 50 रुपया और 35 रुपया और, तो लिखो 535, 595, 500 एंड वॉट एवर अमाउंट, या फिर 800, 900, फिक्स अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, इस तरह एक्स प्रॉमिसेस टू पे वाई ₹500 एंड ऑल अदर सम्स व्हिच बिकम ड्यू, और भी कोई ड्यू अगर है मेरे ऊपर बकाया है तो मैं वो भी पे करूंगा। इस तरह का प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड होगा। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया, ठीक है, इनवैलिड ही है। नाउ अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन पेएबल टू द मेकर इटसेल्फ। इसका मतलब हो गया, आगे जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अभी क्योंकि उसमें 3 पार्टीज होते हैं, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन यहाँ 2 ही पार्टी है। कौन कौन? मेकर एंड पेई। तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा किसी और को प्रॉमिस, कोई, मैं खुद को क्या एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकती हूँ कि आई विल पे माई सेल्फ दिस एंड दिस रुपीज ऑन दैट एंड दैट डे? नहीं ना। तो इसीलिए प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया कि ये ड्रॉअर जो होगा वही मेकर होगा, क्योंकि कोई बीओई में दूसरा भी कोई ड्रॉअर हो सकता है, ठीक है ना, और पेई कोई और हो सकता है। राइट, समझ में आया? लेकिन वो जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो उसका समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप समझ लीजिए कि वहां पे 3 पार्टी हो सकता है, ड्रॉअर अलग हो सकता है और मेकर वहां पे नहीं बोलेंगे हम, ड्रॉअर अलग हो सकता है, एक्सेप्टर अलग हो सकता है, और जिसको देना है ड्रॉई अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ही होगा, क्योंकि कभी भी हम खुद को मेकर नहीं बना सकते, ठीक है ना। मेकर अपने आप को प्रॉमिस नहीं दे सकता है कि मैं आपको पे करूंगा। एक थोड़ा सा मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पे लेके चलती हूँ, थोड़ा सा भी समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज करो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, आई ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। उसके बाद क्या हो गया, तुम्हारे पास गया, तुम्हारे पास गया, तुम्हारे पास गया, वो वापस से मेरे पास आ सकता है। किसी ने मेरे से उतने ही अमाउंट का सामान लिया, लोन लिया, और मुझे बदले में घूम फिर करके मेरा ही बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास ही आ गया, राइट। तो इस समय क्या होगी, मैंने आपको दिया था वो मेरे ही पास आ गया, यानी पेमेंट अब किसको चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ही पास आ गया, मुझे ही तो वो पे करना था ना किसी को, जो घूमते 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 एज इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आ गया। तो मुझे वो पैसा चाहिए था और मुझे किसी को पे करना था, तो बात खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज को फाड़ के फेंक दो, ठीक है ना, क्योंकि वो वापस से मेरे पास आ गया और मुझे पे करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं ही हो गई ना पेई, जिसको पैसा लेना भी था, और मेरा ही क्या हुआ, ड्रॉ भी है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में ऐसा नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना कि मैं तुम्हें पे करूंगी, तो मैं कभी भी अपने आप को प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आई विल पे माई सेल्फ। इसीलिए मेकर और पेई अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलो, जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा आपका। अभी अगर कुछ हुआ भी होगा तो बस ये समझ लीजिए कि इसमें जो ड्रॉ करता है वो कभी भी पे ही नहीं होता है, राइट। नाउ प्रॉमिस टू पे मस्ट बी इन लीगल टेंडर मनी, यानी प्रॉमिस क्या होना चाहिए, प्रॉमिस कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 2000 रुपए नहीं दूंगा तो तुम मेरी साइकिल ले लेना, ये नहीं होगा। यानी क्या होगा, दिस इज ऑलवेज डिनोटिंग लीगल टेंडर, मतलब मनी यानी कैश, जो नोट है ना, बैंक नोट, करेंसी, इसी में आपको पेमेंट करना है। कि जैसे कि प्रॉमिस टू पे वाई 2000 एट आगरा, यानी किसी एक प्लेस फिक्स है, प्लेस आप फिक्स कर सकते हैं, ये कंडीशन नहीं है, प्लेस मेंशन है कि इस जगह पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कहाँ आपको पेमेंट लेना है, आप उस जगह पे उसको पेमेंट कर सकते हो। समझ में आया? तो प्रॉमिसेस टू पे वाई यानी एक्स प्रॉमिसेस टू पे वाई 2000 रुपीज एट आगरा, ये सही है, लेकिन ओनली 2000 रुपीज, 2000 के बदले में कोई तुम्हारा सामान मैं तुम्हें दे दूंगा, ये यहाँ पे नहीं होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ओनली फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ कैश, उसके जगह पे उसके एवज में आप काइंड में कुछ दे देंगे, ये चीज नहीं होता, ये प्रॉमिस नहीं होता है। तो यानी लीगल टेंडर मनी ही सिर्फ दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, आज नहीं, अगर कंफ्यूजन है कल आप खुद से पढ़ के आएंगे तब हुआ तो आप तब भी पूछ सकते हैं। बैंक नोट और करेंसी नोट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, इसको एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस।
इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों नहीं होता है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में कोई कंफ्यूजन? ये हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के किसी भी पॉइंट पे समझने में जरूर प्रॉब्लम है? नो मैम। खुशी, संजली, आकाश? नो मैम। तन्वी का ऑफ है। 13 एब्सेंट, सुयस लिख लो एब्सेंट। नहीं सर, ये सेकंड। आकाश तो यहाँ है। मेघा एब्सेंट, रोल नंबर 4। चलो ठीक है, हम लोग आगे दूसरा कुछ कर ले क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करें? यस मैम। ठीक, यस। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। ये क्लियर हो गया आपको? मैंने सारे नोट्स दे दिए, तो अब मुझे नोट्स भेजने का झंझट खत्म हो चुका है, राइट? ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मेरे लिए सच में बहुत हेक्टिक हो जाता है। ओके, मैं अभी आपको दूसरा शेयर करती हूँ। ठीक है, दिख रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? ठीक है, अभी मैंने बताया प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं, ठीक है ना? और मैंने आपको अभी बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें कितने पार्टीज होते हैं। 3 पार्टीज होते हैं। कौन कौन पार्टीज होते हैं हम लोग चलेंगे आगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए पहले ये समझ लो कि नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि इनवर्ड ट्रांजेक्शन यानी विद इन द कंट्री, इनलैंड ट्रांजेक्शन को हम बोल सकते हैं, के लिए नहीं यूज होता है। हम जब एक ही देश के अंदर बहुत मोटे रकम का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दीज आर ऑल फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है ना? तो बहुत हेवी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? चेक, प्रॉमिसरी नोट ज्यादातर यूज होता है जब हम एक ही देश में एक ही जगह ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अक्सर यूज होता है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं लगा लेना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड ट्रांजेक्शन्स में यूज नहीं होता है। मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर एक्जिम पर्पसेस, ठीक है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पसेस, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू 4 में क्या था? मैंने 4, 5 बोला था कि किसके किसके लिए। सेक्शन 4 डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट, राइट? सेक्शन 5 डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है which contains unconditional order। एक तो डिफरेंस तुमको अभी मिल गया इसी लाइन में कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर। अच्छा, एंड बिल एंड प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, प्रॉमिस या अंडरटेकिंग, ठीक है ना? वो प्रॉमिस है, ठीक है ना? और ये ऑर्डर है। वो क्यों प्रॉमिस है, वो क्यों रिक्वेस्ट है? क्योंकि मैंने तुमसे उधार लिया है और मैं तुमको अब प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल पे यू, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक प्रॉमिस जा रहा है, अंडरटेकिंग जा रहा है। लेकिन ये अब कौन ड्रॉ करेगा? उस केस में तो आपको क्लियर हो गया, जो उधार लेता है वो प्रॉमिस देता है। यहाँ पे क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज केस में? जो उधार देता है वो ऑर्डर देता है आपको कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो ताकि मुझे भरोसा रहे कि तुम मुझे पेमेंट कर दोगे। तो दिस इज ऑलवेज ड्रॉन बाय द सेलर या फिर ड्रॉअर या फिर जो आपको उधार देता है, यानी कि डेटर या क्रेडिटर। क्रेडिटर ना, डेटर उसको बोलते हैं ना जो लोन लेता है, उसी को बोलते हैं ना। डेटर किसको बोलते हैं? देने वाले को, जिससे लेना रहता, और क्रेडिटर जो लोन लेता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो गया? सेलर, ड्रॉअर या फिर डेटर, राइट? क्रेडिटर, राइट? तो ये यही अंतर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में कि प्रॉमिसरी नोट को बनाया जाता है जिसने आपसे लोन लिया है, ठीक है ना? तो जो लोन लेता है वो कौन करता है? वो प्रॉमिस देता है कि मैं पे कर दूंगा। तो वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग है, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है? साइन्ड बाय द मेकर। अच्छा, इस पे साइन कौन करेगा?
It is unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. यानी कि डायरेक्ट दे सकते हैं, ऑर्डर पे दे सकते हैं, या बेयरर को दे सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उस पे लिखा गया, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा क्या है कि बेयरर पेमेंट करना है या फिर ऑर्डर पेमेंट करना है या फिर सीधा उसको दे देना है, डिमांड पे पेमेंट करना है, राइट. ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनाता कौन है इसको? तो इसको हमेशा जो उधार देता है, ठीक है ना, वो इस एक ऑर्डर देता है जिसको उसने उधार दिया. यानी कि अगर सेलर एंड बायर है तो आप समझ लो कि सेलर विल ड्रॉ द bill of exchange and directs the buyer to accept that bill of exchange so that he will have assurance that he will get certain money on that day, right. समझ में आया? मैंने एक पर्ची लिखा, मैंने 50,000 का तुमको सामान लिख दिया, एक पर्ची बनाया, अपना साइन कर दिया और तुमको बोला कि अब इसको एक्सेप्ट करो, यानी कि इस पे एक साइन दो तुम भी अपना, तो ताकि इससे क्या हो जाएगा कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम मुझे ये अमाउंट पे करोगे, तुमने मेरा उधार लिया. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. यहाँ पे पार्टीज कौन कौन है? तो मेकर ऑफ द बिल को हम बोलेंगे कौन? क्या? ड्रॉअर. ठीक है ना. यहाँ वहां पे मेकर और वहां पे पेई बोला था, यहाँ पे यूज हो जाता है ड्रॉअर. ड्रॉअर हु ड्रॉज द बिल, राइट. दूसरा कौन है? ड्रॉई, जिसके नाम से ड्रॉ किया गया. मतलब मैंने तुम्हारे नाम से ड्रॉ किया कि मैंने तुमको 50,000 का सामान दिया है, तो मैंने लिखा कि आदर्श, ठीक है ना, मुझे पे करेगा. आदर्श को डायरेक्ट करते हुए मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया. सो यू बिकम्स ड्रॉई, क्योंकि तुम्हारे नाम से मैंने वो ड्रॉ किया है, यानी बायर जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है. क्लियर? अच्छा. द पर्सन टू whom the money is to be paid is called payee. अब इसमें मैंने बोला कि तीसरा पार्टी कौन हो गया? एक तीसरा आ गया, पेई. पेई कौन हो सकता है इसमें? अब यही पॉइंट मैं आपको वहां समझा रही थी कि वहां पे पेई सेम नहीं हो सकता, मेकर और पेई एक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है. हाउ कम? आई विल टेल यू. द पर्सन टू whom the money is to be paid is called payee. अच्छा, अभी मैंने क्या किया? ड्रॉ किया. और क्या किया? तुम पैसा किसको दोगे? मुझे ही दोगे. तो मैं ड्रॉअर और पेई दोनों हो गई ना, राइट. लेकिन उस केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट. इसीलिए यहाँ पे कम से कम 3 पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में और वहां पे 2 पार्टीज होते हैं. क्लियर हुआ? मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉई से साइन लिया और पैसा किसको मिलना है? मुझे मिलना. अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार ये पैसा मुझे ही मिलना है. कैसे? मैं बताती हूँ. सपोज करो कि तुमने मुझसे 50,000 का सामान लिया. अभी थोड़ा क्लासरूम में रहते तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाते, पर मुझे लगता है मैं ऐसे भी कर लूंगी. मैं हूं जिससे आदर्श ने 50,000 का सामान क्रेडिट पे लिया, ठीक है, लोन पे लिया. मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और आदर्श के नाम से और अपना साइन करके आदर्श से साइन ले लिया, ठीक है, कि तुम मुझे प्रॉमिस करो इस डेट को तुम मुझे पैसा दे दोगे. मैं सिर्फ पैसा लोन पे सामान या क्रेडिट पे सामान देने के लिए तो नहीं मार्केट में बैठी हूँ, मैं भी तो कहीं से सामान लेती होंगी ना. तो क्या किया? मेरे पास में पैसा नहीं है, या मैंने 10 लाख का सामान खरीदा, 50,000 कम हो रहा है, हो सकता है, बिजनेस में ये सब होता है, राइट. तो अब मैंने क्या किया कि 9.5 लाख या 4.5 लाख पैसा दे दिया और 50,000 का मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है जिसको 5 तारीख को आदर्श पे करने वाला है. समझ में आया? मैंने क्या किया? भाई ये आप रख लीजिए, इसके बदले आप पेमेंट ले लीजिएगा. ये मुझे 5 तारीख को मिला था, 5 तारीख को आप पेमेंट ले लीजिएगा. आप ये उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द अमाउंट. समझ में आया? अब यहाँ पे पेई चेंज हो गया या नहीं? तो ड्रॉअर एंड पेई सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इजिली ट्रांसफरेबल है, आसानी ट्रांसफर हो सकता है, तो बदल गया. लेकिन प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस के कोई और करता है, इसीलिए वो खुद पे ही नहीं हो सकता है. अब क्लियर है? क्लियर हो गया ये? उसमें भी प्रॉमिसरी नोट एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे जा सकता है, तीसरे पार्टी पे जा सकता है, लेकिन वो किसी के भी पास जाएगा वो ड्रॉअर नहीं रहेगा, है ना. क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? Yes, ma'am. क्लियर, ठीक, गुड. इफ द पेई होल्ड्स द बिल ही इज कॉल्ड होल्डर. यानी कि अगर पेई
जो भी है, मान लो मैं ड्रॉअर ही पे ही है तो उसके पास है तो वो होल्डर हो गया। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गया, थर्ड पार्टी से फोर्थ पार्टी भी आ सकता है। अभी मैंने जिससे 5 लाख का सामान लिया उसको 4.5 लाख कैश दिया और 50,000 का वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो भी फर्दर उस किसी और को दे सकता है। तो जिस किसी के पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेमेंट वो है, अभी तक मैच्योर नहीं किया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएगा, आपको पहले ही बताया मैंने, होल्डर इन ड्यू कोर्स हम बोलते हैं, जिसके पास गुड फेथ में वो इंस्ट्रूमेंट रहता है और वो उसका पेमेंट ले भी सकता है या आगे अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है बिफोर मैच्योरिटी। राइट, क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. एक्सेप्टर एक और पार्टीज होता है कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज में। अभी आप इसको थोड़ा समझेंगे, हम जब एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ाएंगे तो आप पूरा समझ लेंगे, पर अभी फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सेप्टर कौन होता है। मैंने कहा 2 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। आपको मैंने जब एक्सेप्टेंस पढ़ा रही थी तो आपको कहा था कि अभी तुम भूल जाओ इस चीज को, अभी सिर्फ तुम ये पॉइंट समझ लो, लेकिन बिल ऑफ हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। लाइक प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जब उसको प्रेजेंट करेंगे यू विल गेट द पेमेंट, राइट। उसी तरह चेक को एक्सेप्टेंस के लिए पहले बैंक में ले जाओ फिर पेमेंट के लिए ले जाओ, ये जरूरी नहीं है। आप जब भी ड्रॉ करना चाहे पैसा कैश विड्रॉ करें या अपने अकाउंट में उसका पैसा ले ले, ठीक है ना, उसको भी एक्सेप्ट। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं। कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट एक्सेप्टेंस इन कैश कराया जा सकता है, लेकिन कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी होता है। समझ में आया? 2 types Yes, of ma'am. bill of exchange. One bill of exchange requires to be accepted before payment and one may not be. तो जिस तरीके का भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है या क्या एक्सेप्टेंस के लिए नहीं प्रेजेंट करना, वो तो उस पर ऑलरेडी लिखा रहेगा, है ना। लेकिन अगर उसको नहीं प्रेजेंट करना एक्सेप्टेंस के लिए तो एक्सेप्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सेप्टर विल नॉट कम इन द पिक्चर। आप पेमेंट डायरेक्टली ले सकते हैं पार्टी से, लेकिन अगर उस पर लिखा है कि आपको एक्सेप्टेंस कराना है तो एक पार्टी एक्सेप्टर भी हो सकता है। कब? सपोज करो इट इज एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज केस में एक्सेप्टर हो ही, लेकिन सर्टेन केसेस में ये जरूरी होता है कि द होल्डर प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई फॉर हिज एक्सेप्टेंस, यानी वो ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए पहले प्रेजेंट करे। अच्छा, एक्सेप्टेंस के बाद जब भी हम एक्सेप्टेंस वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो जब हम प्रेजेंट करते हैं ड्रॉई को, तो ड्रॉई को क्या कहना पड़ता है? देन ड्रॉई हैज टू से कि ठीक है इसके 3 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस बस इसलिए कराया जाता है कि आप एक बार देख लीजिए, भूल गए होंगे तो, राइट, ठीक है ना। अगर आप भूल गए होंगे कि आपको मुझे पे करना है तो एक बार देख लीजिए, अभी से 3 दिन का आपके पास टाइम है, यू पे मी विद इन दिस 3 डे, ठीक है ना। वो 3 दिन में क्यों बोल रही हूँ वो आगे फिर आप समझेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो डेट एक्सेप्टेंस के बाद आपको उतने घंटे में पेमेंट कर देना होता है। एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद, एक्सेप्टेंस नॉर्मली वही होता है जो ड्रॉ जिससे हमको पेमेंट लेना होता है, राइट, ड्रॉई एक्सेप्ट। लेकिन ड्रॉई के एब्सेंस में एक्सेप्टर कभी कभी बदल भी जाता है, वो हम एक्सेप्टर वाले कहानी पर जब चलेंगे तब बताएंगे कि कौन इन द एब्सेंस ऑफ ड्रॉई कौन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अभी तुम ये समझ लिए, अभी आप लोग तो समझ लिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 कम से कम पार्टी हो सकते हैं। कौन कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, क्योंकि पेई ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, तो कम से कम 3 पार्टी है। होल्डर कौन है? जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है बिफोर मैच्योरिटी, वो होल्डर है। और एक्सेप्टर की जरूरत पड़ सकती है इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बिफोर पेमेंट। अगर नहीं है तो एक्सेप्टर की जरूरत नहीं है। तो कम से कम 3 पार्टी क्लियर हो गया, ज्यादा से ज्यादा 4 पार्टी, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप 4 मत मारिएगा, 3 ही मारिएगा। 3 इज फिक्स, 4th सर्टेन नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द क्लॉज कि क्या उसको एक्सेप्टेंस के लिए करना जरूरी है, राइट। इससे ज्यादा नेक्स्ट क्लास में, ओके। मैंने 13, 3 और किसको किसको बोला था एब्सेंट करने के लिए? मैम 13 और 4 को। चलो, तो मुझे अभी अटेंडेंस बनाऊंगी तो बता देना, ओके।